आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और आज हम करेंगे सेक्शन 14, 15 एंड 16। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 14, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। No transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer, and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period, and to whom, if he attains full age, the interest created is to belong. देखिए, जब भी आप सेक्शन करें उस टाइम पे अपने साथ बेयर एक्ट रखें। तो हमें सेक्शन 14 जो है वो बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। सेक्शन 14 को करने से पहले आपको सेक्शन 13 जो है वो आना चाहिए, तो इसीलिए पहले सेक्शन 13 को पढ़ो, देन उसके बाद सेक्शन 14 को पढ़ो। सेक्शन 13 के अंदर बात की गई है ट्रांसफर टू एन अनबोर्न पर्सन, कि हम एक अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जब हम सेक्शन 5 पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो बात करता है कि हमारा टीपीए सिर्फ डील करता है इंटरवाइवोस ट्रांसफर से, मतलब कि ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्संस। लेकिन सेक्शन 13 जो है वो बात करता है कि हम एक अनबोर्न पर्सन को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी, ए है अगर वो अपनी प्रॉपर्टी जेड को देना चाहता है जो कि एक अनबोर्न पर्सन है, उसे वो डायरेक्टली नहीं दे सकता क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन उसे एक प्रोसीजर के द्वारा देनी पड़ेगी प्रॉपर्टी। पहले वो बी को ट्रांसफर करेगा जो कि एक लिविंग पर्सन होगा, देन सी को, देन उसके बाद अल्टीमेटली डी को जाएगी। ये जो बीच में जो पर्सन है, एक भी सिंगल बी भी हो सकता है, सी के बाद डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, तो मल्टीपल भी हो सकते हैं। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ए क्या करेगा, पहले लाइफ इंटरेस्ट देगा बी को, देन ये लाइफ इंटरेस्ट बी की डेथ के बाद सी को ट्रांसफर हो जाएगा और सी की डेथ के बाद ये अल्टीमेटली बेनिफिशियरी को मिलेगा जो कि जेड है। हमने सेक्शन 13 के अंदर ये चीज पढ़ी। सेक्शन 14 बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें इस सिस्टम को तो हो सकता है कि ये इनडेफिनाइट पीरियड तक ऐसे ही चलता रहे। इससे तो प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का टाइटल आएगा ही नहीं। मतलब कि यहाँ पे तो ए ने सिर्फ बी को लाइफ इंटरेस्ट दिया है, मतलब कि उसके पास सिर्फ पोजेशन है, एज अ ट्रस्टी वो वहां पे होगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये अधिकार बी के पास नहीं होगा, ओनरशिप का अधिकार बी के पास नहीं होगा। सेम पोजीशन सी की रहेगी, अल्टीमेटली डी को जाके उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये सिस्टम जो है अगर इस वे से चलता है तो ये इनडेफिनाइट पीरियड तक हो सकता है। इसे हम बोलते हैं एक तरीके से रूल अगेंस्ट रिमोटनेस ऑफ वास्टिंग, मतलब कि द थिंग विच कैन नॉट फोरसी। रिमोटनेस का मतलब ये होता है। तो इस सिस्टम पे कुछ ना कुछ लिमिट भी होनी चाहिए, तो दैट इज द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। वो सेक्शन 14 हमें बताता है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम of one or more living at the date of such transfer, and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period, and to whom, if he attains full age, the interest created is to belong. तो देखिए, इसको हम पढ़ते हैं तो हमें सिंपल कुछ चीजें समझ में आती है कि बात कर रहा है कि नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट और क्रिएट एन इंटरेस्ट आफ्टर लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर लिविंग पर्सन एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period. अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ए सिंगल ट्रांसफर करता है जेड को, मतलब अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो होगा ये जेड जो कि अनबोर्न पर्सन है, लेकिन बीच में पहले लाइफ इंटरेस्ट बी को मिलेगा, देन सी को मिलेगा। अब यहाँ पे जब ये इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है तो उस टाइम पे बी और सी जो है वो लिविंग पर्सन होने चाहिए। अगर बी लिविंग पर्सन है लेकिन सी लिविंग पर्सन नहीं है, सी भी एक अनबोर्न पर्सन है, तो क्या सिचुएशन होगी कि ए ने जो बी को लाइफ इंटरेस्ट दिया है वो तो होगा वैलिड, लेकिन बी के बाद जो लाइफ इंटरेस्ट सी के पास जाएगा
हो सकता है कि जब बी की डेथ हो उस टाइम पे सी एग्जिस्टेंस में हो, लेकिन जब ए ने ट्रांसफर किया था उस टाइम पे सी एग्जिस्ट नहीं करता था, इसीलिए यहाँ पे बी से जो इंटरेस्ट जाएगा सी को वो क्या होगा, वो वॉइड होगा। इसका मतलब बी की डेथ के बाद अगेन रिवर्ट हो जाएगा राइट टू ए। देन उसके बाद ए के जो लीगल ईयर्स होंगे उसको एज पर द लॉ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब हम किसी अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और बीच में एक या एक से ज्यादा जो लिविंग पर्सन है जिनको हम इंटरेस्ट ग्रांट करते हैं प्रॉपर्टी का, वो भी लिविंग होने चाहिए। अगर बीच में कोई एक भी अनबोर्न है तो वो वहां पे वॉइड हो जाएगा, और जब वो वॉइड हो जाएगा तो नेक्स्ट जाएगी ही नहीं। सो ये चीज लिखी हुई है, no transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer and the minority के बारे में बात करेंगे। अब इसमें 3-4 चीजें और समझनी है हमें कि मान लीजिए अब हमने बात की थी कि जो सी है इसकी डेथ हो जाए, मतलब कि सी जो है वो भी अनबोर्न पर्सन है, लेकिन अब ये समझिए कि ए ने बी को दी और बी से वो सी को चली गई, लेकिन सी की डेथ पे जेड का भी जन्म हुआ ही नहीं था, मतलब जेड उस समय पे भी एक अनबोर्न पर्सन था। अब उसके बाद जो जेड को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। कंडीशन क्या है कि जब सी की डेथ होगी तो उस टाइम पे जेड का होना जरूरी है। अगर जेड उस टाइम पे नहीं है तो प्रॉपर्टी अगेन रिवर्ट हो जाएगी ए के पास और फिर उसके लीगल ईयर्स को ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी एज पर द लॉ। तो ये भी एक कंडीशन है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज हो कि ये तो लिविंग पर्सन होने चाहिए जब ए ने ट्रांसफर की, लेकिन क्या जरूरी है कि बी जो है उसकी डेथ के टाइम पे भी जेड जो है वो बोर्न होना चाहिए, मतलब वो भी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए? नहीं, कंडीशन उस टाइम पे ये नहीं होगी। सिर्फ जब ए ट्रांसफर करता है उस टाइम पे दोनों अलाइव होने चाहिए। जिनको लाइफ इंटरेस्ट दिया गया है, चाहे वो एक व्यक्ति है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 4 है, उनकी वो एग्जिस्टेंस में होने चाहिए। जेड जो है जिसको कि हम अल्टीमेट बेनिफिशियरी बना रहे हैं, वो एग्जिस्टेंस में ना हो तो वो एक अनबोर्न पर्सन माना जाएगा, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा रूल। लेकिन अगर बीच में कोई एक व्यक्ति भी अगर उस टाइम पे लिविंग नहीं है तो वो वहीं से उस व्यक्ति से वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, उसके पास लाइफ इंटरेस्ट नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए ने बी को दिया, लेकिन जब ट्रांसफर किया उस टाइम पे सी भी एक अनबोर्न पर्सन था, लेकिन उसको लाइफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आके वो जो ट्रांसफर है वो वॉइड हो जाएगा, सिर्फ बी तक ही वैलिड रहेगा लाइफ इंटरेस्ट, देन वो रिवर्ट हो जाएगा ए के पास। उसी तरीके से अगर हम जेड को देते हैं प्रॉपर्टी और सी की डेथ हो जाए और सी की डेथ पे जेड एग्जिस्ट नहीं करता, तो भी वहां से प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगी टू ए, और फिर उसके लीगल ईयर्स को मिलेगी, क्योंकि वो टाइम कोई भी प्रॉपर्टी वेट नहीं करती किसी ओनर का, वो दोबारा से ए के पास चली जाएगी, रिवर्ट हो जाएगा वो अधिकार। तो इसमें यही चीज लिखी हुई है कि नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट which is to take effect after the lifetime of one or more living person at the date of such transfer, and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period, and to whom if he attains full age the interest created is to belong। अब इसमें देखिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको पूरा सेक्शन समझा रही है कि लाइफ ऑफ द प्रिसीडिंग इंटरेस्ट, मतलब कि लाइफ इंटरेस्ट जो हम बी और सी को दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी का पोजेशन उनके पास, लेकिन उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। देन आता है पीरियड ऑफ जेस्टेशन ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि जेड जो है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, लेकिन जेड जो है यहाँ पे बात की गई जेस्टेशन ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, कि वो भी माँ के गर्भ में है, इसका मतलब कंपिटेंट ट्रांसफर ही है, उसको हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसीलिए पीरियड ऑफ जेस्टेशन ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी, देन प्लस में माइनॉरिटी पीरियड ऑफ बेनिफिशियरी। अगर सी की डेथ होती है और उस टाइम पे जेड जो है वो माँ के गर्भ में है तो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, दैट इज द पीरियड ऑफ जेस्टेशन ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी। देन माइनॉरिटी पीरियड ऑफ द बेनिफिशियरी, इसका मतलब क्या है, माइनॉरिटी की एज जो है हमारे देश में 18 है, लेकिन अगर कोई गार्जियन अपॉइंट कर रखा है तो 21 है, ठीक है।
लेकिन अगर कहीं पे किसी गार्जियन को अपॉइंट नहीं कर रखा और ये क्लियर है तो हम 18 एज को मान के चलते हैं, ठीक है। अब इस चीज को देखिए कि माइनॉरिटी पीरियड ऑफ द बेनिफिशियरी, कि जो जेड है इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं हम, लेकिन ए ने कंडीशन रख दी कि बी के पास जाएगी, सी के पास जाएगा लाइफ इंटरेस्ट, देन अल्टीमेटली जेड को मिलेगी, जेड जब 21 साल का हो जाएगा, जब जेड 21 ईयर्स का हो जाएगा तब जेड को मिलेगी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ है ये वॉइड ट्रांसफर है, क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी की एज 18 ईयर्स है और ये 18 ईयर्स को क्रॉस कर रहा है, तो इसीलिए ये वॉइड ट्रांसफर है। तो यहां से भी रिवर्ट हो जाएगा ट्रांसफर का अधिकार ए के पास। उसी तरीके से अगर ए बी के पास जाती है प्रॉपर्टी, बी के बाद सी के पास प्रॉपर्टी जाती है और फिर जेड के पास जाती है, और ए ने बोल दिया कि 18 साल का जब हो जाएगा जेड तो उसको मिलेगी प्रॉपर्टी व्हेन ही अटेन मेजोरिटी, मतलब कि 18 ईयर्स, तो वो एक वैलिड ट्रांसफर है। तो दैट इज द पीरियड ऑफ माइनॉरिटी पीरियड ऑफ द बेनिफिशियरी। अब ये चीज लाइन देखिए यहाँ पे, एंड द माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन हु शैल बी इन एग्जिस्टेंस, कि जो एग्जिस्टेंस में है एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, कि जैसे उसका माइनॉरिटी का जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो जाएगा, एंड टू whom if he attains full age the interest created is to belong, कि जैसे उसकी एज होती है मेजोरिटी की उसको उसी टाइम पे वो प्रॉपर्टी मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी उसको उस टाइम पीरियड को क्रॉस करने के बाद मिले, कि उस प्रॉपर्टी को हम बोल रहे हैं कि वो 25 साल की उम्र का हो जाएगा तब मिलेगी, तो वो जो है वो रूल अगेंस्ट परपिचुइटी है, वो एक वॉइड ट्रांसफर है। यहाँ पे जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो इट्स अ कॉन्टिजेंट पीरियड, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, मतलब कि डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफाइड अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, तो उस चीज पर वो डिपेंड करता है। तो दैट इज द मीनिंग यहाँ पे जब हम माइनॉरिटी पढ़ते हैं, एंड द माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन who shall be in existence at the expiration of that period and to whom if he attains full age, मान लो कि एज अटेन करने से पहले उसकी डेथ हो जाए, जेड जो है ये 15 साल की उम्र में इसकी डेथ हो जाती है, तो यहां से प्रॉपर्टी फिर से इसके पास ए के पास जो प्रॉपर्टी के राइट है रिवर्ट हो जाएंगे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी। तो लाइफ ऑफ प्रिसीडिंग इंटरेस्ट प्लस मतलब प्रिसीडिंग इंटरेस्ट मतलब लाइफ इंटरेस्ट, जो ये बीच में हम जिनको लाइफ इंटरेस्ट दे रहे हैं प्रॉपर्टी का ताकि वो अनबोर्न पर्सन को मिले, देन इफ द पर्सन जिसको हमने ट्रांसफर करनी है अल्टीमेट प्रॉपर्टी, वो जो पर्सन है वो अभी माँ के गर्भ में है, तो पीरियड ऑफ जेस्टेशन ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी प्लस माइनॉरिटी पीरियड ऑफ द बेनिफिशियरी, मतलब कि जो 18 साल की भी उम्र हो सकती है, अगर वहां पे हमने एक गार्जियन अपॉइंट कर रखा है तो गार्जियन एज पर द लॉ अगर गार्जियन अपॉइंट कर रखा है तो 21 साल की उम्र होगी, अदरवाइज हम 18 ईयर्स ही मान के चलते हैं, तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। तो दैट इज द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। अगर ये रूल अगेंस्ट परपेचुइटी नहीं होता है तो हम देखते हैं कि ये इनडेफिनाइट पीरियड तक ऐसे ही चलता जा सकता है। सेक्शन 15 ट्रांसफर टू क्लास सम ऑफ whom कम अंडर सेक्शन 13 एंड 14। आपको पता है कि हमने सेक्शन और 13 14 में डिस्कस किया है अबाउट अनबोर्न पर्सन, तो सेक्शन 13 और 14 में अगर अनबोर्न पर्सन के बारे में बात की है और सेक्शन 15 13 और 14 की रेफरेंस दे रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी सेक्शन अनबोर्न पर्सन से रिलेटेड है। तो देयर टू क्लास ऑफ whom कम अंडर सेक्शन 13 और 14। अब वहां पे हमने एक सिंगल अनबोर्न पर्सन के बारे में बात की थी कि उसको प्रॉपर्टी कैसे जाएगी, यहाँ पे क्लास के बारे में बात की है कि एक से ज्यादा को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं जो अनबोर्न पर्सन है। ऑन a transfer of property, an interest therein is created for the benefit of a class of persons with regard to some of whom such fails by reason of any of the rules contained in section 13 and 14, such interest fails in regard to those persons only and not in regard to the whole class। इसका मतलब ये है कि A जो है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है X को, Y को और Z को, और ये X Y Z जो है तीनों अनबोर्न पर्सन है, और इसीलिए पहले लाइफ इंटरेस्ट देता है B को और देन ये अल्टीमेट बेनिफिशियरीज को मिलेगा। अब इसने
क्या बोल दिया कि लाइफ इंटरेस्ट पहले बी को मिलेगा, देन उसके बाद जो इसका फर्स्ट सन है एक्स, इसको भी लाइफ इंटरेस्ट मिलेगा, और ये जो एक्स के बाद वाई और जेड है, इन दोनों को अल्टीमेट ओनरशिप मिलेगी, अल्टीमेट बेनिफिशियरी होंगे। अब यहां पे क्लास ऑफ अनबोर्न पर्संस के लिए बनाया गया है इंटरेस्ट। अब क्या होगा, ए ने बी को दिया तो ये वैलिड है। अब सेक्शन 13 और 14 की बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट फेल बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल। तो एनी ऑफ द रूल सेक्शन 13-14 का ये भी बोलता है कि हम किसी अनबोर्न पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते। तो इसका मतलब एक्स के लिए यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया, इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे फेल हो गया है। तो जब ये यहाँ पे फेल हो गया एक्स के लिए, क्या ये वाई और जेड के लिए भी फेल हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे लाइफ इंटरेस्ट बी के लिए वैलिड था, देन प्रॉपर्टी अल्टीमेट वाई और जेड को मिलेगी। ये दोनों जो हैं वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी बनाए गए हैं, तो इन दोनों के लिए वो वॉइड नहीं है, वो वैलिड है, और एक्स के लिए वॉइड है, एक्स के लिए वॉइड है। सेक्शन 15 बोलता है कि हम एक क्लास ऑफ अनबोर्न पर्सन को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अब अगर किसी एक पर्सन के लिए, उस क्लास ऑफ पर्सन में किसी एक पर्सन के लिए या वो ट्रांसफर फेल हो जाए, वो इंटरेस्ट जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो फेल हो जाए, तो क्या सबके लिए वो फेल हो जाएगा? तो हमारा सेक्शन 15 बोलता है इन रिगार्ड टू दोज पर्सन ओनली, कि जैसे x के लिए अगर वो वॉइड है तो वो y और z के लिए नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ x के लिए वॉइड होगा। नॉट इन रिगार्ड टू द होल क्लास, पूरी क्लास के लिए वो वॉइड नहीं होगा, x के लिए वॉइड है, y और z के लिए वैलिड है। ऐसे ही अगर a ने प्रॉपर्टी का लाइफ इंटरेस्ट b को दिया एंड देन उसके बाद ये अल्टीमेटली x और y को मिलना था, और इन्होंने बोल दिया कि लाइफ इंटरेस्ट बी को मिलेगा, बी के बाद जो वाई को मिलेगा वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी होंगे, लेकिन एक्स को मिलेगा व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ 25 ईयर्स, जब वो 25 साल के हो जाएंगे उनको तब मिलेगा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो फेल हो गया है एक्स के लिए, तो यहाँ पे एक्स के लिए जो ट्रांसफर वो क्या है, वॉइड है, और जो y है उसके लिए ट्रांसफर वैलिड रहेगा। तो सेक्शन नंबर 15 हमें इस चीज के बारे में बताता है कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी टू अ क्लास, मतलब कि टू अ क्लास ऑफ अनबोर्न पर्संस, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट फेल होता है किसी एक पर्सन के लिए या किसी क्लास ऑफ अनबोर्न पर्सन के लिए, तो पूरी क्लास ऑफ अनबोर्न पर्संस के लिए वो फेल नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसके रिगार्ड में होगा जिस एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो फेल हुआ है, ना कि पूरी की पूरी क्लास के लिए। और वो हम कैसे देखेंगे कि इंटरेस्ट फेल हुआ है या नहीं, वो हम देखेंगे सेक्शन 13 को और 14 को, देन उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि वो किसके लिए फेल हुआ है, किसको वो नहीं जाएगा, किसके लिए वो वॉइड है। तो ये हमें बताता है सेक्शन नंबर 15। 1929 से पहले अगर क्लास ऑफ अनबोर्न पर्सन को हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, तो अगर उनमें से किसी एक के लिए भी अगर इंटरेस्ट फेल हो जाता है तो पूरी क्लास के लिए फेल हो जाएगा। लेकिन 1929 में जो अमेंडमेंट हुई उसके बाद ये हेल्ड कर दिया कि वो पूरी क्लास के लिए फेल नहीं होगा, वो पर्टिकुलरली उस पर्सन के लिए फेल होगा। ये क्लियर किया गया 1929 की अमेंडमेंट में। सेक्शन 16 ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, where by reason of any of the rules contained in section 13 and 14 an interest created for the benefit of a person or of a class of persons fail in regard to such person or the whole of the such class, any interest created in the same transaction and intended to take effect after or upon failure of such prior interest also fails। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट इस सेक्शन में वो है सिर्फ ये पर्टिकुलर सेंटेंस,
अब देखिए क्या बात की गई है, सेक्शन 13 और 14 की बात की है। तो सेक्शन 13 और 14 में हमने क्या बात की है, एक तो परपेचुटी की बात की और एक ट्रांसफर टू अनबोर्न पर्सन। और जो हमने सेक्शन नंबर 15 किया है उसमें हमने समझाया कि यहाँ पे होल ऑफ सच क्लास रेफर किसको होता है। अभी लास्ट स्लाइड में हम यही चीज पढ़ के आए हैं। सो ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। अगर प्रायर इंटरेस्ट अगर फेल हो जाता है तो उस ट्रांसफर का क्या इफेक्ट रहेगा, उस ट्रांसफर का क्या रिजल्ट होगा। देखिए, वेयर बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स कंटेन इन सेक्शन 13 और 14। सेक्शन 13 और 14 में कोई भी ऐसा रूल दिया गया है जिससे कि हम कोई इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन और ऑफ क्लास ऑफ पर्संस। जो हमने इंटरेस्ट क्रिएट किया है वो इंटरेस्ट फेल हो जाए इन रिगार्ड टू सच पर्सन, जिस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए बनाया है उसके लिए फेल हो जाए या पूरी क्लास के लिए फेल हो जाए। एनी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द सेम ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन के दौरान एंड इंटेंडेड टू टेक इफेक्ट, और इफेक्ट में आएगा आफ्टर मतलब बाद में, और अपॉन फेलियर या फिर फेलियर होने के बाद, और सच प्रायर इंटरेस्ट ऑल्सो फेल। जो प्रायर इंटरेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ए है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी जेड को देनी है, तो ऑब्वियस सी बात है बीच में उसे लाइफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसी व्यक्ति को, क्योंकि जो जेड है ये तो अनबोर्न पर्सन है। तो बी को जाएगा, देन सी को जाएगा, देन अल्टीमेटली बेनिफिशियरी को मिलेगा। सो यहाँ पे ए ट्रांजेक्शन देगा बी को, बी लिविंग पर्सन है। जब ये सेम ट्रांजेक्शन होगी, देखिए ए से लेके जेड तक जो जा रही है प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, बेशक बीच में लाइफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है लेकिन ये एक ही ट्रांजेक्शन है, सेम ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन को सेम ट्रांजेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे ए ने बी को दी प्रॉपर्टी, देन इसकी डेथ पे वो सी को मिलेगी, देन सी की डेथ के बाद वो जेड को मिलेगी, अल्टीमेट बेनिफिशियरी को मिलेगी। लेकिन जब ए ने बी को दी तो बी तो लिविंग पर्सन था, तो यहां तक तो वो चीज वैलिड है। लेकिन नेक्स्ट जो ये सी था ये भी एक अनबोर्न पर्सन था, तो यहां पे जाके ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। वॉइड होगी मतलब वो क्या होगी, फेल हो गई, मतलब वो क्या होगी, फेल हो गई है। अब ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। क्या ये नेक्स्ट जाएगी जेड के पास, ये जेड के पास भी नहीं जाएगी। तो सेक्शन 16 हमें यही चीज बता रहा है कि हमने किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया है, या फिर हो सकता है हमने क्लास ऑफ पर्संस के लिए वो इंटरेस्ट क्रिएट किया हो, लेकिन वो फेल हो जाता है, या तो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए या फिर पूरी की पूरी क्लास ऑफ पर्संस के लिए जो हमने इंटरेस्ट क्रिएट किया है इन द सेम ट्रांजेक्शन एंड इंटेंड टू टेक इफेक्ट। लेकिन वो इफेक्ट में आना था आफ्टर एंड अपॉन फेलियर, कि फेलियर होने के बाद ऑफ सच प्रायर इंटरेस्ट ऑल्सो फेल्स। जो प्रायर इंटरेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगर आप लोगों ने सेक्शन 13 और 14 ठीक से समझा होगा तो आपको पता होगा कि हमें कैसे कैसी चीजों को कंसीडर करना पड़ता है, और रूल ऑफ परपेचुइटी में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो उन सारी चीजों के थ्रू हम देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिड है या वॉइड है। अगर वो कहीं पे वॉइड होती है तो इस सेक्शन में वर्ड यूज किया गया फेल। अगर वो फेल हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नेक्स्ट भी ट्रांसफर नहीं होगी, वो वहीं से क्या होगी, रिवर्ट हो जाएगी। तो सेक्शन 16 हमें ये बताता है कि ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। अगर प्रायर इंटरेस्ट जो है फेल हो जाता है तो उस ट्रांसफर का क्या इफेक्ट रहेगा, उस ट्रांसफर का क्या रिजल्ट होगा। तो आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।